हेलो। हेलो। देखिए, आपका पिछले लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ एविडेंस हम बता रहे थे, यानी कि साक्ष्य के प्रकार। और द इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 3 कुछ ही अब परिभाषाएं बची हैं। तो आपका बताया गया था कि जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, एविडेंस के केवल दो काइंड्स बताए गए हैं। एक ओरल यानी कि मौखिक, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी। लेकिन विद्वानों ने इन दो साक्ष्यों को का पोस्टमार्टम किया, यानी कि चीड़ फाड़ की, और कितने प्रकार के साक्ष्य निकाल दिए हैं, 2 से 8 प्रकार के 8, जिसमें हम अब तक 4 बता चुके हैं। फिर चारों को एक बार दोहराया जाए और 4 बचा है। पहला हमने बताया था ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य, जिसमें हमने ये बताया कि जब कोई गवाह या विटनेस या साक्षी अपने मुख द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा एविडेंस देता है तो उसे हम ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। मौखिक साक्ष्य का फिर हम प्रकार बताए थे, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मौखिक साक्ष्य यानी कि प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य, इसका मतलब कि घटना को जिस व्यक्ति ने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना इत्यादि, अगर वह व्यक्ति आकर साक्ष्य दे तो इसे डायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है या प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य। फिर हमने तीसरा प्रकार बताया अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या इनडायरेक्ट, आपका कह सकते हैं कि ओरल एविडेंस। इसी को अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य या हियर से एविडेंस कहते हैं। इसमें हमने बताया था कि अगर कोई साक्षी दूसरे से प्राप्त जानकारी के आधार पर साक्ष्य देता है तो इस साक्ष्य को अप्रत्यक्ष या दूसरी भाषा में अनुश्रुत या श्रुत या इनडायरेक्ट या हियर से एविडेंस कहा जाता है। फिर हमने रियल एविडेंस बताया था, वास्तविक साक्ष्य या वस्तु साक्ष्य। इसमें जो सजीव या निर्जीव वस्तुएं होती हैं या पदार्थ होते हैं, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। आपका जैसे कि आपका कुत्ता को पेश कर दिया गया, बिल्ली को पेश कर दिया गया, खून से सने कपड़े कोर्ट में पेश किया गया, जिस बंदूक से गोली चली वह पेश किया गया इत्यादि। इंग्लैंड में इसे थर्ड कैटेगरी का साक्ष्य माना गया है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत में इसे पेश तो किया जाता है, लेकिन पेश करने के बाद मौखिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाता है। और ये पॉइंट इंटरव्यू में भी बना है, प्री में भी। कहाँ से गवर्न करेंगे, तो एविडेंस की धारा 60 के सेकंड प्रोविजो से, या साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के आपका द्वितीय परंतुक में ये बात है। ये 4 प्रकार मैं बता चुका था, अब बचा है 4 प्रकार। तो अगला साक्ष्य का प्रकार देखा जाए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब हुआ आपका दस्तावेजी साक्ष्य। अब आइए दस्तावेजी साक्ष्य को डिटेल में देखा जाए, और आपका अच्छे से इसको तैयार रखना है। देखिए, आपका जब कोई साक्ष्य दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।
दस्तावेजी जो साक्ष्य होता है ये बेस्ट एविडेंस होता है, सबसे उत्तम साक्ष्य माना जाता है, सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार उत्तराखंड जे में पूछा गया था कि बेस्ट एविडेंस कौन होता है या आपका सर्वोत्तम साक्ष्य कौन होता है। ऑप्शन दिया था दस्तावेजी साक्ष्य, दूसरा दिया था मौखिक साक्ष्य, साक्ष्य बेस्ट एविडेंस होता है दस्तावेजी का। लेकिन यहाँ कुछ हद तक ये जानना है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका बेस्ट एविडेंस इसलिए माना जाता है कि इसमें ओरल एविडेंस को अर्थात मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित करने की अर्थात मौखिक साक्ष्य को बाहर निकालने की क्षमता होती है। और एविडेंस की धारा 91 से लेकर जब हम 100 तक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे, जहाँ की आप देखेंगे कि अगर कुछ विषयों पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य हैं तो वहाँ मौखिक साक्ष्य अर्थात मुख से कुछ बोलने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट इसलिए होता है कि इसमें शक्ति होती है कि ये मौखिक साक्ष्य को क्या कर दे, बाहर का रास्ता दिखा दे। जैसे कि आप राजनीति में भी उदाहरण देख सकते हैं। वर्तमान समय में आपका भारत में सबसे बेस्ट नेता आपका मोदी जी हैं, तो मोदी जी में वो क्षमता है कि ये छोटी छोटी कुछ पार्टियों को क्या करें, आपका बाहर का रास्ता दिखा दें। और देख ही रहे हैं। लेकिन अब लेकिन लगेगा तो आगे कानून में जब चलेगा तब बताया जाएगा कि छोटी पार्टियां भी मजबूत कभी काल हो जाती हैं, तो आगे बताया जाएगा, उतना लंबा नहीं खींचना है। दस्तावेजी साक्ष्य को एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है, डेड एविडेंस कौन होता है। डेड एविडेंस यानी कि मृत साक्ष्य, यानी कि जैसे ये कॉपी है, आपका पेज है, इसमें जान नहीं होती, अतः जो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है इसे डेड एविडेंस कहते हैं। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, इसको अच्छे से तैयार रखना है। मृत साक्ष्य। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो प्रकार का होता है, यानी कि टू काइंड्स इसके होते हैं। एक प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राइमरी एविडेंस, और दूसरा द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस। प्राथमिक साक्ष्य यानी कि दस्तावेज की मूल कॉपी, जैसे कि हाई स्कूल का आपका मार्कशीट है या प्रमाण पत्र है, वह डॉक्यूमेंट है। और वह कैसी कॉपी है, मूल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। अगर मूल कॉपी कहीं पेश करेंगे तो उसे हम कौन सा साक्ष्य कहेंगे, दस्तावेजी तो है ही, तो दस्तावेजी में कौन सा साक्ष्य कहेंगे, तो आपका जवाब रहेगा प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक मतलब क्या, मूल कॉपी। और हाई स्कूल के मार्कशीट या प्रमाण पत्र की आप फोटो स्टेट या जिराक्स कराकर अगर कहीं प्रस्तुत करते हैं तो वह प्राथमिक साक्ष्य न होकर कौन सा साक्ष्य कहलाता है, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पढ़ाया गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो काइंड के होते हैं, 5 प्रकार हम बता चुके हैं साक्ष्य के। अब आइए छठवां प्रकार देखा जाए, और छठवां प्रकार है प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राइमरी एविडेंस। देखिए, प्राथमिक साक्ष्य वह मूल दस्तावेज होता है जो न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए या न्यायालय के निरीक्षण के लिए
पेश किया जाता है। जैसे कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट हो गया, अगर ये ओरिजिनल कॉपी अगर आप कोर्ट में पेश करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी एविडेंस या प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य आपका कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन उत्तराखंड ने ही बनाया है, हमें क्वेश्चन भी चलते रहना है। अगर ये क्वेश्चन एविडेंस में पूछे कि प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य में बेस्ट कौन है, तो आप बताइएगा प्राथमिक। फिर एक बार आइए, मूल कॉपी और फोटो स्टेट कॉपी में कौन सबसे अच्छा है, तो क्या बताएंगे? मूल कॉपी। क्योंकि मूल कॉपी क्या होती है? यह प्रश्नगत तथ्य को, यानी कि जिस बात को लेकर कोर्ट में डिस्प्यूट या विवाद है, ये जो कॉपी होती है मूल कॉपी सर्वाधिक निश्चितता प्रदान करती है। यानी कि इसमें क्या होती है? सबसे अच्छा माने सबसे ज्यादा निश्चितता। जहाँ तक प्राथमिक साक्ष्य की बात है, अब आपको टिप्पणी में ही मेंस में ज्यादातर आता है। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा एविडेंस के सेक्शन 62 में दिया गया है, यानी कि धारा 62 में दी गई है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी एपीओ में आ चुका है। क्वेश्चन ये आया था कि प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 62। पिछली बार यूपी एपीओ में क्वेश्चन आया था। प्राथमिक साक्ष्य को अधिकार के रूप में पेश किया जाता है और इसके लिए सेक्शन काम करेगा 64, यानी कि कौन सा आपका धारा एविडेंस की? 64। देखिए फिर एक बार देखिए इसको, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आपका प्राइमरी एविडेंस का परिभाषा 62 में दी गई है और 64 बताता है कि सामान्यतः किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्राइमरी एविडेंस ही पेश किया जाना चाहिए। हाँ, प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में ही द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा सकता है। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है? 64। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कौन सा एविडेंस पेश किया जाना चाहिए, प्राथमिक की द्वितीयक यानी कि मूल कॉपी की फोटो स्टेट कॉपी, तो आपका क्या जवाब रहेगा? मूल कॉपी, क्योंकि फोटो स्टेट कॉपी बाद में आती है। इस प्रकार आपका प्राइमरी एविडेंस भी समाप्त हो गया। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी एविडेंस। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि इसको कहते हैं द्वितीयक साक्ष्य या सहायक साक्ष्य या गौण साक्ष्य या निकृष्ट साक्ष्य। अब देखिए इसको भी अच्छे से जानना है और ये क्वेश्चन आपका मेंस और प्री दोनों में आता है। देखिए प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इसका मतलब ये हुआ कि जब मूल कॉपी न हो। फिर एक बार समझिए, प्राइमरी एविडेंस के अभाव में यानी कि जब मूल कॉपी न हो तो प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में पेश किया जाने वाला साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दस्तावेज की जो ओरिजिनल कॉपी है, मूल कॉपी है, या तो वह खो गई हो या वह नष्ट हो गई हो या वह बहुत दूर चली गई हो इत्यादि। फिर एक बार देखिए, या तो वह क्या हो गई हो? खो गई, या बाढ़ या भूकंप आया, आग लगी, क्या हो गई? नष्ट हो गई, या दूरवर्ती चली गई इत्यादि। तो ऐसी दशा में अब संभव नहीं है
कि मूल कॉपी पेश किया जाए। तो कानून ये कहता है कि मूल कॉपी अगर आप पेश नहीं कर सकते, सर्वोत्तम साक्ष्य पेश नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में उस मूल कॉपी का द्वितीयक साक्ष्य या प्रतिलिपि या फोटोस्टेट कॉपी या जिराक्स ही पेश कर दीजिए। लेकिन पहला नियम क्या निकला कि सबसे पहले कौन सा साक्ष्य पेश करिए? मूल कॉपी यानी कि प्राथमिक। अब द्वितीयक साक्ष्य की जहाँ तक बात है, द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा आपका 63 में दी गई है। किस सेक्शन में? 63 में। और 5 प्रकार के साक्ष्यों को याद रखना शुरुआती दौर में। सेक्शन 63 के तहत यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत 5 काइंड्स यानी कि 5 प्रकार के एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस माना गया है। जबकि सेक्शन 65 के तहत यानी कि धारा 65 के तहत आपका 7 कंडीशन ऐसी दी गई हैं, 7 दशाएं ऐसी दी गई हैं जहां की कोई व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीयक साक्ष्य के बारे में आपको बता दिया गया। ये आपका 7 प्रकार बता दिए गए हैं। अब 8वां प्रकार देखिए, और 8वां प्रकार ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपी एपीओ स्पेशल में मेंस में ये आ चुका है और इसको और अच्छे से आप तैयार करेंगे। यानी कि जो हम 8वां प्रकार बताने जा रहे हैं लास्ट, ये आपका आ चुका है क्वेश्चन। यूपी एपीओ मेंस में 2 बार आ चुका है और जे पीसीएस जे और इत्यादि में भी बनने का चांस रह या केस बनता है। केस भी हम बताएंगे। आइए अगला देखा जाए आपका जो आपका कह सकते हैं कि 8वां साक्ष्य का जो प्रकार चलेगा वह आपका है सरकमस्टेंशियल एविडेंस। सरकमस्टेंशियल एविडेंस, इसको हिंदी में कहते हैं परिस्थिति जन साक्ष्य। परिस्थिति जन साक्ष्य या अन्य भाषा में कहते हैं, अन्य भाषा भी आपको याद करनी पड़ेगी, सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य। याद रखिए, परिस्थिति जन साक्ष्य या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य यानी कि एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट ये कहा जाता है। पहले परिस्थिति जन साक्ष्य को समझिए और तब डिटेल में कैसे इसको मेंस में लिखना है और प्री में क्या आ सकता है ये बताया जाएगा। जहाँ तक देखिए आपका परिस्थिति जन साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि कुछ हालात, हालात माने कंडीशन, कंडीशन का मतलब कुछ परिस्थितियों द्वारा घटना को साबित करना। जैसे एक दो उदाहरण देखिए आपका बताया जाए। मान लीजिए एक औरत घर में अकेली है, एक आदमी उस घर में घुसता है, फिर आपका औरत से मिलकर बाहर निकलता है और उसके बाद पता लगता है कि उस औरत की मृत्यु हो गई। तो कोई घटना को अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशन हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। यानी कि ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि घटना आपका कौन किया होगा जो 10 मिनट पहले उस घर में क्या हुआ होगा, गया होगा। इसी प्रकार आपका मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वह घूमने गए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है,
तो जो लास्ट तक उस व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति रहा है वही तो बता सकता है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई घटना देखता नहीं है। तो वर्तमान समय में तमाम घटनाएं आपका गुप्त रूप से कारित की जा रही हैं, जिसमें कि कोई देख न पाए। ऐसी दशा में चूंकि आई विटनेस या आंखों देखा गवाह या प्रत्यक्ष साक्षी रहता नहीं, तो कुछ कंडीशन को क्रिएट किया जाता है, हालात को, और ये दर्शाया जाता है कि हजूर ये हालात बोल रहे हैं कि घटना को इन्हीं ने अंजाम दिया होगा। एक आपका आर बनाम रिचर्डसन का भी केस काफी महत्वपूर्ण है। इस पर शुरुआती दौर में थोड़ा उसका भी उल्लेख कर दिया जाए। आर बनाम रिचर्डसन के बाद में काफी महत्वपूर्ण केस है और इसमें आपका सेक्शन 5 में हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 लाइन यहाँ उल्लेख हम कर देते हैं। आपका आर बनाम रिचर्डसन के बाद में हुआ क्या था ये देखा जाए। एक औरत थी और उसकी हत्या की गई थी। हत्या करते हुए किसी व्यक्ति ने देखा नहीं था, लेकिन अभियुक्त को घटना के कुछ समय पूर्व उस औरत के घर की ओर जाते हुए और तत्पश्चात घटना के बाद बहुत तेजी से उस घर से निकलते हुए लोगों ने जरूर देखा था और इसी बीच वह घटना हो गई थी। तो और इत्यादि बातें साबित की गई। तो परिस्थितियां बोल रही थी, यानी कि परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि घटना इसी व्यक्ति ने कारित किया होगा। यहाँ तक कि परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। और परिस्थिति जनसाक्ष्य के बारे में एक क्वेश्चन आपका प्री में बनता है, उसको जरूर लिख लीजिए। गोल्डन रूल, भाई उसको अलग से लिख लेना है। केस मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपका शारदा विरधि चंद्र शारदा, शारदा विरधि, अलग से केस लिख लीजिए तब इसको शुरू किया जाए। शारदा विरधि चंद्र शारदा, पूरा नाम लिख लीजिएगा। शारदा विरधि चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य। AIR माने ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट, ऐसी लिखा जाता है शॉर्टकट में, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ये केस देखिए आपका प्री में काम करेगा, मेंस में तो लिखना ही है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखिए कि परिस्थिति जनसाक्ष्य के बारे में पंचशील का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया। तो एक लाइन लिख लेना है, इस वाद में पंचशील का सिद्धांत बताया गया, या 5 गोल्डन प्रिंसिपल, 5 स्वर्णिम नियम बताए गए, या गोल्डन प्रिंसिपल कहा जाए, स्वर्णिम नियम, यानी कि परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को सजा दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 5 बातों को कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, साबित। तो आप लिख सकते हैं भाई पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पंचशील या 5 गोल्डन प्रिंसिपल, 5 स्वर्णिम सिद्धांत, ये भी पूछ सकता है आपका। 5 गोल्डन प्रिंसिपल या हिंदी में 5 सुनहरा सिद्धांत, किसके बारे में, परिस्थिति जनसाक्ष्य के बारे में। आइए अब डिटेल में हम देखते हैं। मेंस में अगर आ जाए
कि परिस्थिति जन साक्ष्य पर टिप्पणी लिखिए, तो आप कैसे इसको लिखेंगे। अब आइए देखिए, जो साक्ष्य सीधे यानी कि डायरेक्ट रूप से, जो साक्ष्य सीधे विवाद विवादक तथ्य को, यानी कि जिस बात पर विवाद है, जो तथ्य सीधे विवादक तथ्य को प्रूफ नहीं करते, साबित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों द्वारा, यानी कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है। फिर एक बार इसको देखिए, काफी अच्छा ये है। जो साक्ष्य सीधे फैक्ट इन इशू को या विवादक तथ्य को साबित या प्रूफ नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं या परिस्थितियों द्वारा एक प्रिजम्पशन किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि ये विवादक तथ्य का अस्तित्व है, यानी कि मौजूद है या अस्तित्व नहीं है। तो इन्हीं परिस्थितियों को जो साक्ष्य में हम पेश करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, परिस्थितिजन साक्ष्य। सामान्यतः इनका सहारा किसी घटना को न्यायालय में प्रूफ या साबित करने के लिए तब लिया जाता है जब किसी मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस का अभाव होता है। यानी कि परिस्थितियों का सहारा तब लिया जाता है जब प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य का अभाव होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि घटना को न तो कोई व्यक्ति अपने स्वयं आँखों से देखा, न स्वयं कानों से सुना, न स्वयं त्वचा द्वारा स्पर्श किया है इत्यादि। तो ऐसी दशा में उस घटना को साबित करने के लिए उन हालातों को साबित किया जाता है जो जिन हालातों में क्या हुई है, घटना। परिस्थितिजन साक्ष्य के बारे में अब केस लिखेंगे। शारदा विरधी चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितिजन साक्ष्य के बारे में गोल्डन नियम या स्वर्णिम नियम का प्रतिपादन किया और ये बताया कि परिस्थितिजन साक्ष्य को साबित करने के लिए आपका निम्नलिखित बातें कोर्ट में क्या करनी पड़ेंगी, साबित। इसको हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या चार याद रखिएगा, परिस्थितिजन साक्ष्य के आवश्यक तत्व। कितना रट कर जाना है, चार। और केस भी रटना है, कौन सा, शारदा विरधी चंद शारदा। देखिए चार कंडीशन। पहला यह है कि वे परिस्थितियां जिनसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। यानी कि जो हालात हैं, कंडीशन है, वह न्यायालय में पूर्ण रूप से, आधा अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा, प्रूफ या साबित। दूसरा, जो परिस्थितियां न्यायालय में साबित की गई हैं, कुल मिलाकर सभी परिस्थितियों द्वारा केवल एक ही बात निकले, दो नहीं निष्कर्ष, केवल कितना निष्कर्ष निकले, एक। क्या निष्कर्ष निकले कि इस अभियुक्त ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा या इस घटना को कारित किया होगा। अगर परिस्थितियों से कितना अनुमान निकल जाए, दो या दो से अधिक, तो परिस्थितिजन साक्ष्य के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा है परिस्थितियों की प्रकृति एवं नेचर और
प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी, यानी कि परिस्थितियों का होनी चाहिए। अकाट्य मतलब कि उससे दो निष्कर्ष न निकलते हो। इसका मतलब कि जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई छिद्र न हो। छिद्र न हो, इसको दूसरे उदाहरण से थोड़ा समझिए। दूसरा उदाहरण आप छिद्र का हम ये दे सकते हैं, उसमें कहीं कमी न हो। एकदम आपका ये कह सकते हैं माला का सिद्धांत या चैन का सिद्धांत या जंजीर का सिद्धांत हम देखते हैं, समझाने के लिए बताया जा रहा है। जिस प्रकार एक माला है और उसमें गुड़िया पिरोई जाती हैं, और जब गुड़िया का क्रम पूरा हो जाता है तो माला बन जाती है। लेकिन अगर एक भी गुड़िया उसमें क्या हो जाए, कम, तो क्या माला पूर्ण होगा कि कहीं छूटा रहेगा, थोड़े दूर तक छूटा रहेगा। तो कानून ये कहता है कि कंडीशन ऐसी साबित करिए कि जो जंजीर है वह एक दूसरे से कड़ी क्या हो, जुड़ी हो। और जहां अगर छिद्र हुआ, यानी कि जहां माला में गुड़िया क्या पड़ गया, कम, तो अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जाएगा और सजा दिलवाना मुश्किल हो जाएगी। और चौथा आपका है कि परिस्थितियों को मोरल यानी कि नैतिक निश्चितता के लिए प्रत्येक अनुमान का त्याग करना चाहिए, केवल उनको छोड़कर जिनको प्रमाणित करना है। यानी कि नैतिक निश्चितता से मतलब नहीं है, नैतिकता की कोई बात इसमें नहीं है। आपका जो साबित करना है, परिस्थितियों को साबित करना पड़ेगा। इस प्रकार चार बातें रट कर जाएंगे। अब आइए परिस्थिति जन साक्ष्य पर क्यों विश्वास किया जाए। अब हेडिंग लेंगे आप मेंस में लिखते समय, परिस्थिति जन साक्ष्य की विश्वसनीयता। परिस्थिति जन साक्ष्य की विश्वसनीयता विद्वान पाबी विद्वान है, याद रखना है। विद्वान पाबी के इस कथन पर आधारित है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां नहीं। यानी कि विद्वान का नाम पूछ सकता है भाई, आपका याद रखिएगा कौन सा विद्वान है, पाबी। पाबी ने क्या कहा कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं। यानी कि मैन में लाई बट सरकमस्टेंस डू नॉट। यानी कि मैन में लाई बट सरकमस्टेंस डू नॉट। यानी कि मनुष्य फाल्स या झूठ या बोल सकता है, लेकिन जो कंडीशन है वह झूठ नहीं बोल सकती। तो पाबी के इस कथन को स्वीकार करते हुए परिस्थिति जन साक्ष्य को साक्ष्य में मान्यता भी दी गई है, और इस आधार पर क्या दी जाती है, सजा। अब कम से कम दो केस आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। एक धनंजय चटर्जी वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य का केस। पहला जो केस या वाद है, धनंजय चटर्जी वर्सेज वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि हिंदी में पश्चिम बंगाल राज्य। आइए इस केस में हुआ क्या था, आपका अच्छे से देखना है। एक 13 वर्षीय बालिका थी, वह लिफ्ट में चढ़ी। तो गार्ड ने ये देखा कि लिफ्ट साथ धीरे से लिफ्ट में चढ़ गया। तत्पश्चात गार्ड ने लिफ्ट में ही उससे दुराचार करने का प्रयास किया, और तत्पश्चात लड़की ने विरोध किया, और आपका गार्ड ने आपका उसका गला दबा दिया, और लड़की लिफ्ट में ही मर गई। लड़की ने विरोध किया था।
इसके बाद लिफ्ट रुकी और गार्ड उतर कर चला गया। किसी ने गार्ड को लड़की को मारते हुए देखा नहीं था। आपका इन्वेस्टिगेशन या विवेचना प्रारंभ होती है। उसमें आपका अभियुक्त का बाल मिलता है, उसमें गिरा हुआ। अभियुक्त के बाल का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और अभियुक्त के बाल डीएनए और बाल का डीएनए मिल जाता है तो कहावत भी कही जाती है कि पुलिस बाल का क्या निकाल लेती है, खाल। लेकिन अच्छे से काम करे तब ना भाई, अच्छे से काम करे तो कहावत भी कही जाती है, चाहे लाख बड़ा अपराधी हो, पुलिस के लिए एक न एक सुराग क्या करता है, छोड़ कर जाता है। लेकिन समस्या ये है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आपका संप्रदाय के आधार पर जब एसएचओ यानी कि दरोगा जी के नियुक्ति होने लगेगी तो ऐसी दशा में जो अक्षम दरोगा अक्षम पुलिस वाले रहेंगे दरोगा बन जाएंगे और जो दिमागदार रहेंगे वह सिपाही या सब इंस्पेक्टर ही रह जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि थाने का मुखिया या थानेदार ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो अपराधी बाल का क्या निकाल सके, खाल। यानी कि एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर कर सके। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे यहाँ यूपी में जात देखकर आपका अन्वेषण किया जाता है, प्रश्रय देती हैं। जैसे मायावती जी आ जाएंगी तो अपने लोगों को, अखिलेश जी आएंगे तो अपने लोगों को, और योगी जी हैं तो 60% दरोगा योगी जी के ही बिरादरी के हैं। आप जाकर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं। यानी कि एक का ये काम नहीं है, क्योंकि इसी पुलिस से क्या कराना है, अपने विरोधियों का इनकाउंटर कराना है। तो भाई अपना आदमी रहेगा तभी तो अच्छे से इनकाउंटर करेगा और बाल का खाल नहीं निकालने देगा। आगे देखिए भाई आपका, तो धनंजय चटर्जी के वाद में फिर बैक होइए। आपका बाल का डीएनए टेस्ट किया गया और बाल अभियुक्त का ही मिला, लड़की का भी बाल मिला कि अभियुक्त के बाल से अभियुक्त का डीएनए टेस्ट मैच हो गया। तो ये साबित किया गया कि हजूर लड़की इसके पहले लिफ्ट में कोई गया नहीं, और जब गया तो लड़की का शव पाया गया और उसके पहले गार्ड को लिफ्ट में जाते हुए और वहां से तेजी से उतर कर भागते हुए क्या किया गया था, देखा गया। अतः परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही हैं कि इस घटना को अंजाम उस गार्ड ने ही दिया होगा। एक अनुमान लगाया गया और धनंजय चटर्जी को डेथ सेंटेंस या मृत्यु दंड दिया गया। दूसरा केस आप लिखेंगे बलविंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का, बलविंदर सिंह बनाम बलविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें ये निर्धारित किया गया कि परिस्थिति जनसाक्ष्य के मामले में वे परिस्थितियां जिससे निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह आपका कंक्लूसिव होनी चाहिए, अकाट्य होनी चाहिए, अर्थात निश्चायक हो, अर्थात निर्विवाद हो, परिस्थितियों पर कोई विवाद न हो। और परिस्थितियां केवल एक ही इंडिकेशन दे, क्या इंडिकेशन दे, किसी अभियुक्त ने इस घटना को क्या किया था, अंजाम। ये आपका बलविंदर सिंह का केस है। अब आइए लास्ट में आप कमजोरी दिखाएंगे कि जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस है या हालात का साक्ष्य दिया जा रहा है उसमें क्या कमी है, क्योंकि हर एक भाई कमी भी दिखाएंगे। दो कमियां मुख्य रूप से आपको दिखाई देगी। पहली कमी यह है
कि जो व्यक्ति परिस्थिति जन साक्ष्य का या साक्ष्य दे रहा है परिस्थितियों का, वह व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों से घटना को नहीं देखा रहता। अतः ऐसी दशा में झूठ बोलने की भी संभावना रहती है। कह देगा कि लिफ्ट में जाते हुए इनको हमने क्या किया देखा, एक ये संभावना है। और दूसरा आपकी कमजोरी ये है कि भाई हालात को देखते हुए एक केवल अनुमान लगाया जाता है, प्रिजम्पशन, कल्पना की जाती है, और हो सकता है कि वह कल्पना सही न होकर क्या हो, गलत। जैसे कि आपका विश्व के हालात को देखते हुए भारत में एक कल्पना की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, एक अनुमान निकाला जा रहा है। अब आए न आए, ये कमी है अनुमान में कि हो सकता है कि वह अनुमान क्या हो जाए, विफल। ये कमजोरी, यानी कि तमाम कमजोरियों के बावजूद भी वर्तमान समय में परिस्थिति जन साक्ष्य माना गया है, और अगर यह साबित हो जाता है तो अभियुक्त को सजा दी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार आपका ये मेंस के लिए अच्छे से तैयार रखिएगा। प्री में क्या बन सकता है, एक तो गोल्डन रूल याद रखेंगे, शारदा वृद्धि चंद शारदा। दूसरा आपका विद्वान पाबी का कथन कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं। और मेंस में और अब आइए आपका पूछा क्या जाता है, अगला पॉइंट पर आ जाए। अभी एविडेंस में, एविडेंस में आपका ये पूछा जाता है कि कौन एविडेंस है और कौन एविडेंस नहीं है, यानी कि किसको हम साक्ष्य माने और किसको साक्ष्य न माने। एक क्वेश्चन तो मॉडल बना दिया जाए आपका प्रकार समाप्त हो गया, मॉडल कुछ बनाया था तब चला जाए। देखिए अब हम जो अगला मॉडल प्री के लिए चल रहे हैं, प्री में केवल काम करेगा, मेंस में ज्यादा करेगा, टिप्पणी में आ सकता है। आपका किसे एविडेंस माना जाए किसे न माना जाए, एक तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अनुचित साधनों द्वारा, पिछली बार आपका यूपीएपीओ 2018 में बना था, अगर गलत तरीके से एविडेंस पाया गया है तो क्या वह रेलेवेंट या उचित या सुसंगत होगा कि नहीं, ये पूछा गया है। तो एविडेंस चाहे गलत यहाँ बिहार एपीओ प्री में भी ये क्वेश्चन एविडेंस के सेक्शन 27 के आधार पर पूछा गया और तमाम लोग गलत करके आए। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे एविडेंस गलत तरीके से ही क्यों न पाया गया हो, रेलेवेंट एविडेंस यानी कि रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य सुसंगत ही होता है, चाहे उसे गलत तरीके से खोजा गया हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है मॉडल कि एक अपराध का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तफ्तीश हो रही है, विवेचना, और दूसरे अपराध का साक्ष्य मिल गया तो क्या सुसंगत होगा कि नहीं, वह दूसरे में होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, वो तो निर्णय से बनता है, वो उतना नहीं जानना है कि सिविल मामलों में दिया गया निर्णय क्रिमिनल में लागू सुसंगत होगा या रेलेवेंट होगा कि नहीं, और क्रिमिनल में दिया गया निर्णय सिविल में रेलेवेंट होगा कि नहीं, दीवानी मामलों में। तो आइए एक एक करके हम चलते हैं। प्री निश्चित तौर पे ये सब क्वेश्चन प्री के लिए आपको काम करेंगे। और आपका प्री के लिए देखा जाए, एक एक करके देखा जाए। पहला देखा जाए, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, यानी कि डॉग, ट्रैकिंग डॉग, यानी कि आपका खोजी कुत्ता। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है, और आपका यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहा है। पहले डॉग,
या कुत्ता के बारे में देखा जाए और तब आपका एविडेंस में देखा जाएगा। केस भी याद करना पड़ेगा। यूपी एपीओ में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि देखिए आपका कुत्ता, देखिए कुत्ते को कई एंगल से देखा जाएगा, एक एंगल से नहीं, और हर एक एंगल से आपको डॉग या कुत्ते को याद रखना है। तो पहला हम शुरू किए हैं, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य। देखिए कुत्तों में एक शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति, और इस शक्ति के कारण कुत्तों को आपका वेतन भी सरकार देती है उनके पालने के लिए, और कुत्तों को पाला जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है। और आप देखे होंगे कि आपका बगदादी जैसे आपका जो आपका आतंकवादी थे, वो कुत्ते ने ही मार दिया। यानी कि कुत्ते ने क्या किया, झपट्टा मारा, और वह क्या हुआ, बम विस्फोट कर लिया, मर गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुत्तों में सूंघने की क्षमता होती है, और एक वस्तु को अगर सूंघा दिया जाए तो वह कहाँ उसका गंध मिल रही है वहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसी दशा में अब थोड़ा कोई अलग अलग कानून देखा जाए और तब एविडेंस में हम देखेंगे। मनुष्य का पहला पालतू जानवर आपका कुत्ता ही था। ये जीएस में पूछा गया, पहला पालतू कौन था, कुत्ता। और आज भी पालतू जानवर कौन है, कुत्ता। भले गरीबों को रोटी न मिले, लेकिन कुत्ते को ब्रेड और मक्खन और दूध क्या होना चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो अलग बात है भाई, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए लेक्चर नहीं दिया जा रहा है। दूसरा आपका शोले फिल्म देख सकते हैं, जहाँ की धर्मेंद्र जी कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने न नाचना। आपका तमाम गाली भी कुत्ता कुत्ता करके दी जाती है, लेकिन ये कुत्ता आदिकाल से लेकर आज तक क्या है, बना हुआ है, स्वामी का परम भक्त है। तो कुत्ते को कानून में देखा जाए, पहले एविडेंस एक्ट देखते हैं, तब कोरिलेट किया जाएगा। केस याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य का केस। कुत्ता द्वारा खोजे गए साक्ष्य पर अब्दुल रज्जाक वर्सेज स्टेट का केस है 1969। इस केस में देखिए क्या कहा गया, यही पूछा गया ज्यादा यूपी एपीओ में। कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य को साइंटिफिक एविडेंस माना गया, वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया। यानी कि कौन सा साक्ष्य माना गया, वैज्ञानिक। कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है, वीक होता है। ये भी याद रखना है, केवल कुत्ते के सूंघ लेने से या कुत्ते द्वारा खोजे गए आपका साक्ष्य के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, एक अनुमान केवल मिलता है, सजा नहीं दी जा सकती, अन्य साक्ष्य को लाना ही पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ कानून में कुत्ता है, सब जगह से कोरिलेट कर लेना है। आपका पिछली 2015 यूपी एपीओ में पुलिस एक्ट में यूपी से पूछा गया था कि ढोर, ढोर सुने कि नहीं, ढोल नहीं, ढोर, ढोर मने एनिमल, एनिमल मने मवेशी, और मवेशी मतलब जानवर। तो अब कहीं आ जाए ढोर तो घबराइएगा ना, ढोर में क्या शामिल नहीं है। तो कुत्ता ढोर में पुलिस एक्ट के तहत शामिल नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आया था। फिर आपका एसाल्ट और क्रिमिनल फोर्स में बहुत क्वेश्चन बनता है आईपीसी में कुत्ते को लेकर। तो भाई समय भी हो गया है आपका, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस भी चलाना है 10 मिनट बाद, तो यहीं ब्रेक दिया जाता है एविडेंस को, और कुत्ते को कल आगे और बढ़ाया जाएगा अन्य कानूनों में, एविडेंस में, आईपीसी में, आपका तमाम कानूनों में। तो धन्यवाद।